All right, good morning, guys. I think most of the students have joined in now. Yeah, so we'll begin today's discussion. We'll continue with the mole concept only. And regarding the homework that I gave you in the last class, right? उसमें कुछ questions और उनके reactions are not something which many students are able to do by themselves. तो मैं एक बार questions बता देता हूँ क्या क्या रहेंगे and equations actually, and then उसके basis पे आप फिर से try करना, ठीक है, जिन जिन को नहीं हुआ है. वैसे तो काफी easy questions ही थे. Alright, so ध्यान से observe करना. Alright, so FBO में कुछ questions थे, ठीक है, उनके reactions यहाँ पे notice करना. जैसे 45th question है, इसमें ये तो खैर simple है. This was something that we did in our class as well. On heating, calcium carbonate gives calcium oxide and CO2 gas. Then 46th मैंने नहीं दिया था actually. 46 का concept मैं आज सिखाऊंगा आपको limiting reagent का. Then 47th question वैसे तो आपसे expected है कि आपको आना चाहिए. Acid plus base का reaction gives you salt plus water. ठीक है, तो salt इसमें कैसे लिखेंगे, इसके लिए फोकस करना. Mg2 प्लस कटायन होता है एंड PO4 3- ये फॉस्फेट अनायन होता है. सो अब इसको कैसे लिखा जाता है, आई एम श्योर आपको जूनियर क्लास में सिखाया होगा. वैलेंसीज को ऐसे क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे आपका फॉर्मूला बन जाता है Mg3PO4 होल ट्वाइस. ठीक है, तो जब सॉल्ट आपके सामने बन गया तो अब आप उसको बैलेंस कर सकते हो. यहाँ पे 3 लगेगा, ये 2 लगेगा एंड एज अ रिजल्ट ये 6H2 हो जाएगा. ठीक है, देन 48th क्वेश्चन में ये भी आना चाहिए है. मीथेनॉल का बर्निंग करेंगे तो उससे CO2 और H2O बनेगा. ठीक है, फ्रैक्शन में रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर देखो सेम ही आने वाला है. सो डोंट वरी अगर आपने फ्रैक्शन में भी छोड़ दिया है तो. देन 49th क्वेश्चन में H2O5 बनाना है किससे, X एंड O से, ऑक्सीजन गैस से, राइट. तो जस्ट क्विकली डू द बैलेंसिंग बिट एज वेल. ठीक है, 50th एंड 52nd का तो मैंने इनफैक्ट होमवर्क के साथ लिख के भी दिया था आप लोगों को. Ag2CO3 को जब आप हीट करते हो तो इट डिकम्पोजेस इनटू Ag, CO2 एंड O2. ठीक है, ये इसका बैलेंस्ड रिएक्शन रहेगा. देन in the 51st question, C2H5OH again when combusted will give you CO2 and H2O. बाकी बैलेंसिंग है जो कि आप कर सकते हो. KClO3 को जब हीट करते हैं तो it decomposes into KCl and liberates oxygen gas. राइट, तो ये FBO के क्वेश्चंस थे जिनकी इक्वेशंस अभी मैंने आपके हेल्प के लिए लिख दिए हैं, बट सम आर एक्सपेक्टेड. ठीक है, नॉट ऑल ऑफ देम बट सम आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड फॉर यू. देन गेट इक्विप्ड में 5th क्वेश्चन जो है उसमें अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ये भी आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में काफी बार देखा ही है. अल्यूमिनियम कॉपर सल्फेट से क्या बना देगा, अल्यूमिनियम सल्फेट. अब अल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसा रहेगा, Al3+ आयन होता है एंड सल्फेट SO4 2- आयन होता है. राइट, सो वापस से आप क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वैलेंसी को तो आपका आंसर आ जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस. राइट, एंड इससे अब आप बैलेंसिंग करो
You will have the balanced equation in front of you. ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, right? Then 7th question. This is something similar to जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पहले किया था. बैलेंसिंग करना है. यहाँ पे हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे तो CO2 और H2O बन जाएगा, राइट? 10 कार्बन है तो 10 कार्बन इधर, x हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर है तो x हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पर होना चाहिए. मैं x/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. अब यहाँ पर O2 कितने हैं नोटिस करना, 20 + x/2, तो यहाँ पर मैं 10 + x/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स भी आ जाए. ठीक है, तो ये आपका 7th क्वेश्चन का बैलेंस इक्वेशन हो गया, राइट? 10th क्वेश्चन में वापस से आपको X2O5 बनाना है. कहाँ से? XaNO2 से. ये सेम सिंपल बैलेंस इक्वेशन ही है, राइट? एंड लास्टली एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Al2O3 उसका ऑक्साइड बनता है. आप एलिमेंट बाय एलिमेंट बैलेंसिंग कर दोगे सो ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग which represents the reactions. अब इनके ऊपर आप वापस से ट्राई करो. अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आए थे तो हम लोग डिस्कस करेंगे. मैं इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा डिटेल में विद एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ठीक है, तो दिस इज समथिंग एज अ हेल्प टू द प्रीवियस होमवर्क. नाउ लेट्स begin the discussion of case of limiting reagent. ठीक है, ओके. सो लास्ट क्लास में आप नोटिस करोगे I had described how to analyze chemical reactions. Guys, please stop bugging me with do this question, do that question. As I said, I am going to share the solutions of this. I am not going to entertain ad hoc requests, do this question, do that question. Stop sharing those questions. All right. So last class में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तब मैंने आप लोगों को सिंपल रिएक्शंस का एनालिसिस कैसे करना है वो सिखाया था. नाउ बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस हम लोगों ने सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे दैट यू नो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पूछा है. The amount can be in terms of mass, moles, right? Anything of that nature. Now, अब हम धीरे धीरे थोड़ा सा क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे एंड इस केस में आप नोटिस करना दैट आई विल आस्क यू क्वेश्चंस जिसमें से मल्टीपल रिएक्टेंट्स का डेटा दिया हुआ है and then you have to do the analysis. This will help you understand the concept of limiting reagent. ठीक है, क्या होता है limiting reagent वो मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा what that word means. पहले आप एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करना. And also before I start with this example, please understand I have deliberately asked not to watch the next video lecture. ठीक है, वैसे तो मैंने आपको पहले हर बार वीडियो लेक्चर 1, 2, 3 देखने के लिए बोला था प्रायोरिटी पर बिफोर कमिंग टू द ऑनलाइन जूम सेशन, बट स्पेसिफिकली आई हैड आस्क्ड I had not asked you to watch the 4th video lecture because see different teachers have different methodologies of approaching towards the same concept. So I don't want you guys to unlearn something and then relearn something else. So please focus here only. I am going to talk about a methodology which is going to be slightly different than what you might have if you have seen the video lecture. Might be slightly different, but this is something which will help you better when it comes to future problem solving as well. क्योंकि जो analysis का format मैं आपको बताऊंगा that is something
जो कि हम आगे केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, जो भी और आगे टॉपिक्स रहेंगे केमिस्ट्री में, उन सब के लिए यूज करेंगे, ठीक है। सो follow the methodology that I am going to talk about, follow the homework which I am going to give, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। हाँ, मैंने आई थिंक वीडियो लेक्चर 4 जरूर देखने के लिए बोल दिया था, बट ठीक है, दैट इज स्टिल एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। दिस इज समथिंग जहां से आई वुड वांट यू टू अडॉप्ट टू अ मेथोडोलॉजी दैट आई एम सजेस्टिंग, ओके, ऑल राइट। So let me start this with an example. So simple understanding रखते हैं. There is this reaction that happens between nitrogen gas and hydrogen gas, which results in the formation of ammonia gas. ठीक है. अब notice करना, if I give you 1 molecule of N2 and 3 molecule of H2 and मैं आपसे पूछूंगा कितना अमोनिया का मॉलिक्यूल्स बनेगा, तो योर आंसर विल बी एज पर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वेरी सिंपल, 2 molecules of ammonia will be forming, ठीक है। However, अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा और चेंजेस लेके आऊं, राइट, मैं यहाँ पर बोलूं 2 molecule of N2 है एंड 6 molecule of H2 है, तो कितना molecules of अमोनिया बनेगा? तो you will be like कि still no problem, the answer is 4 molecules, ठीक है। However, अब नोटिस करना, मैं कुछ चेंज लेके आने वाला हूँ। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक I was giving you data such that the reactants are in the ratio of their coefficients, ठीक है। ये जो इनके coefficients हैं, इन्हीं के रेशियो में I was giving you the data एंड सिंपल मैनर में जब जैसे आप रीड करते थे वैसे ही आप क्वेश्चन को रीड करके, इक्वेशन को रीड करके आंसर दे रहे हो, ठीक है। नाउ लेट मी चेंज द डेटा अ बिट. I am saying 3 molecule of N2 and 3 molecule of H2 are given and मैं आपसे पूछ रहा हूं कितना अमोनिया बनेगा, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल N2 के दिए, 3 मॉलिक्यूल H2 के दिए, और फिर उससे पूछ रहा हूँ कितना मोल्स या कितना मॉलिक्यूल अमोनिया का बनेगा. Now many of you already have given the correct answer, which is a really great thing. However, जिन लोगों को concept of limiting reagent पहले से नहीं आता है उनके लिए let me put forward a question. See, अगर मैं यहाँ पर N2 के बेसिस पे एनालिसिस करूं, ठीक है, इफ यू कैन नोटिस यहाँ पर N2 का कोफिशिएंट 1 है एंड अमोनिया का कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। तो अगर मेरे पास में 3 मॉलिक्यूल हैं और उससे मैं अमोनिया का आंसर निकालना चाह रहा हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 6 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये N2 की वजह से हो रहा है. अगर मैं H2 की पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर निकालने का कोशिश करूं, राइट, H2 के कोफिशिएंट्स आपको दिख रहे हैं, H2 का कोफिशिएंट 3 है एंड अमोनिया का कोफिशिएंट 2 है. तो 3 मॉलिक्यूल से अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, राइट. तो यहाँ पर अगर 3 मॉलिक्यूल मुझे दिए हुए हैं इन द क्वेश्चन तो मेरे पास में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बनने चाहिए थे, ठीक है. तो अब इसमें व्हाट इज हैपनिंग इज दैट आई एम गेटिंग आंसर्स, इट कैन बी आइदर 6 और 2. नाउ व्हिच इज द करेक्ट वन? हाउ डू वी ट्राई टू आंसर दिस? क्योंकि दोनों के हिसाब से तो अलग अलग आंसर आ रहा है, राइट. सो मेनी ऑफ यू अगेन हैव बीन एबल टू गिव द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज 2, ठीक है. दिस इज हाउ द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी. अब लेट्स ट्राई टू फिगर आउट हाउ इट इज हैपनिंग, ठीक है. तो थोड़ा सा मॉलिक्यूल के लेवल पर विजुअलाइज करने की कोशिश करो. यहाँ पर नाइट्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है. नाइट्रोजन में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आप लोगों को पता होगा. अगर नहीं पता होगा तो वैसे भी हम लोग बाद में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कवर करते हैं. एंड यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के भी हैं,
राइट। अब आप जब रिएक्शन का स्टोइशियोमेट्री ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसमें कैसा दिख रहा है कि एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन कर रहा है. So what is happening is one molecule is actually combining with 3 molecules of hydrogen. So hydrogen के साथ में एक मॉलिक्यूल जब कंबाइन होता है नाइट्रोजन का, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ में एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का कंबाइन हो जाएगा, तो यू विल सी दैट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बन रहे हैं. ठीक है. So what is happening here is something to notice, that nitrogen was present in excess. ठीक है, जरूरत से ज्यादा प्रेजेंट था. H2 gets completely consumed. ठीक है, H2 gets completely consumed and decides how much of ammonia is to be formed. ठीक है. So H2 को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट. ठीक है, रिएजेंट इज जस्ट अ फैंसी लैब वर्ड फॉर रिएक्टेंट. एंड N2 जो कि जरूरत से ज्यादा प्रेजेंट था, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट या एक्सेस रिएजेंट. ठीक है. The amount of ammonia that got produced was decided by the limiting reagent. ठीक है. Now this is something which is the concept of limiting reagent. अब इसको हम लोग और स्टेप बाय स्टेप तरीके से डिटेल में समझते हैं with an example. ठीक है. I'll talk about how to solve questions जहां पर we need to understand how do we solve, right? And again, a request from the students, guys, please turn off your video cameras. If not, then I'll be forced to kick you out of the class. Okay, so here goes one candidate. Let me find others, and let me also log this meeting so that he cannot join again. All right, so I have logged the meeting. If you are not going to obey, then I have no option left. All right. So I've logged the meeting. Now I'd request students who are present in the group not to exit. If you guys exit, then you would not be able to rejoin. Okay. All right. So coming back, ये एक example था जिसमें आपको समझ में आया that if the reactants are not present as per their ratio of coefficients. ठीक है. If the reactants are not present as per the ratio of the coefficients, then how do we work with? अब इसी को मैं एक स्टेप बाय स्टेप मेथडोलॉजी के थ्रू डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ. थोड़ा स्लोली जाएंगे, तो बी पेशेंट जिनको ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट आता है. नाउ लेट मी स्टार्ट विद द एग्जाम्पल एंड देन इसको सॉल्व करते हुए ही मैं स्टेप बाय स्टेप मेथडोलॉजी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है. 1 gram of N2 is mixed with 3 grams of H2. Determine the mass of ammonia NH3 produced. ये क्वेश्चन है. ठीक है. नाउ स्टेप 1 रहेगा आपके लिए, राइट balanced equation. So you will have N2 gas
plus 3H2 gas is giving 2NH3 gas. Okay. Now N2 gas plus 3H2 gas, ये आपके लिए बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया. अच्छा, अब प्लीज डोंट गिव द आंसर एज यू नो 1 ग्राम ये है, 3 ग्राम H2 है, तो इससे 2 ग्राम्स अमोनिया बन जाएगा. ठीक है. देयर आर सम स्मार्ट स्टूडेंट्स हु वुड हैव एक्चुअली थॉट ऑफ दिस एज द आंसर. ठीक है. तो प्लीज, दैट इज नॉट हाउ द डिस्कशन वर्क्स. यहाँ पर आप लोगों को जो कोएफिशिएंट्स का रेशियो होता है वो मास के टर्म्स में नहीं रीड करा जाता है. ठीक है, मोल्स के टर्म्स में रीड करा जाता है. तो पहले तो मैं ये आइडेंटिफाई करके बता देता हूँ दैट यू शुड नॉट डू दिस. 1 ग्राम 3 ग्राम और कोएफिशिएंट है 2 तो 2 ग्राम बन गया, तो वो तो पहली बात गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है. देन सम माइट इवन गिव 4 ग्राम्स एज एन आंसर, saying that sir law of conservation of mass होगा ना, amount of or mass of reactant is equal to mass of product. ठीक है. You might also, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, also give the answer as 4 grams, which is also incorrect. That's ये तो law of conservation of mass है. ठीक है. Now that is also not what is going to happen. क्यों? उसके लिए थोड़ा सा detailed analysis observe करना. So किस तरीके से हम लोग करेंगे, अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाता हूँ. सो दिस वाज द राइटिंग ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन, फर्स्ट स्टेप. देन सेकेंड स्टेप रहेगा कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट. ठीक है. अगर आपको दिया हुआ है तो ऑलरेडी अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप मोल्स निकालो. सो मास का डेटा दिया हुआ है तो उससे मैं मोल्स निकाल लेता हूँ. यहाँ पर मास दिया हुआ है 1 ग्राम्स और इसका 3 ग्राम्स. सो मोल्स इसके आ जाएंगे 1/28 एंड इसके 3/2. ठीक है. तो ये आपका स्टेप 2 हो गया. नाउ वर्क ऑन स्टेप 3. ठीक है. स्टेप 3 इज कैलकुलेट स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो of each reactant. ठीक है. Calculate stoichiometric ratio of each reactant. Now what do I mean by this stoichiometric ratio? यहाँ पे observe करना, stoichiometric ratio is equal to moles of reactant upon its coefficient. ठीक है. जो भी उसका मोल्स है रिएक्टेंट का अपॉन उसका कोएफिशिएंट. तो यहाँ पर वापस से ऑब्जर्व करना, लेट मी रीराइट द इक्वेशन. यहाँ पर हम लोगों ने नोटिस किया था दैट मोल्स थे इसके 1/28 और इसके 3/2. तो यहाँ पर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो विल बी व्हाट? स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो विल बी 1/28 upon 1. 1 is the coefficient of N2 and 3/2 upon 3. ये H2 का कोफिशिएंट है. ठीक है. नाउ कम स्टेप 4. ठीक है. आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है. आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं है यहाँ पर. तो यहाँ पर नोटिस करना, इफ द स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, इफ द स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो of reactants is not equal. ठीक है. जैसे यहाँ पर actually they are not equal, ऐसा आपने ऊपर देखा, then it's a case of limiting reagent. ठीक है. LR मैं शॉर्ट में लिखते जा रहा हूँ. it's a case of limiting reagent. now notice करना, reactant with the least value of stoichiometric ratio. ठीक है. रिएक्टेंट विद द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो
इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों में कौन सा छोटा है? एज यू कैन सी दिस इज द स्मॉलर वन, राइट। मतलब मैं इनफैक्ट यहाँ पे ऐसे डिस्क्राइब कर देता हूँ इसके नीचे, that 1/28/1 is less than 3/2/3. So this means N2 is limiting reagent, while H2 को मैं क्या बोलूंगा? H2 is excess reagent या excess reactant. ठीक है, so this is how I'll deal with this. Now observe करना, अब इसके आगे हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, यहां तक के 4 स्टेप्स वर प्रिटी इजी। अब ये स्टेप 5 जो है ये काफी क्रूशल स्टेप है, ये सबसे ज्यादा क्रूशल स्टेप है, विच इज व्हाट यू शुड thoroughly focus on. Perform mole analysis. ठीक है, perform as I said mole analysis with respect to limiting reagent. ठीक है, in the prescribed format. ठीक है, जो ये फॉर्मेट मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगा, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मेट इज समथिंग दैट आई सेड आगे हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना। सो व्हाट आई विल राइट हियर इज मोल्स का एनालिसिस। सो यू हैव रिएक्शन N2 + 3H2 इज गिविंग 2NH3 एंड आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है दैट N2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब फॉर्मेट देखना, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट में नोटिस करेंगे कौन सी स्पीशीज के कितने मोल्स हैं, देन फिर हम लोग ये देखेंगे दैट कितना मोल्स स्पीशीज का रिएक्ट होगा या प्रोड्यूस होगा, RNP स्टैंड्स फॉर रिएक्ट एंड प्रोड्यूस्ड, एंड देन एंड में जब रिएक्शन खत्म हो रहा है तो कितना अमाउंट स्पीशीज का बनेगा या बचेगा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट। स्टार्ट में कितना था, फिर कितना रिएक्ट या प्रोड्यूस हो रहा है, और एंड में कितना रहेगा। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व है N2 के लिए। ठीक है, N2 स्टार्टिंग में 1/28 मोल्स है एंड H2 3/2 मोल्स है, अमोनिया 0 है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के साथ में अपना एनालिसिस करेंगे। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करना, लिमिटिंग रिएजेंट गेट्स कंज्यूम्ड कंप्लीटली। ठीक है, तो इसकी वजह से अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर ये -1/28 मोल्स रिएक्ट होके एंड में पूरा खत्म हो गया, 0। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट गेट्स कंज्यूम्ड कंप्लीटली। नाउ ऑब्जर्व करना एज अ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, limiting reagent decides the amount of product formed. ठीक है, तो यहां पर ऑब्जर्व करना, अभी मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। सो लिमिटिंग रिएजेंट is the one that decides the amount of product formed. तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना N2 एंड अमोनिया का कोएफिशिएंट, राइट। N2 का कोएफिशिएंट यहाँ पर ऑब्जर्व करना 1 था और अमोनिया का 2 है, तो 1 मोल से 2 मोल बनना चाहिए, राइट। सो देन 1/28 से कितना मोल्स बनेगा, या अगेन मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो यहां से आपका आंसर आएगा, ठीक है, दिस विल गिव यू +1/4
14 मोल्स। प्लस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, अमोनिया इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, राइट। ये 1/28 जो कंज्यूम हुआ था, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा, एंड 1/14 इससे प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब एंड में कितना अमोनिया रहेगा, 0 स्टार्टिंग में था, 1/14 मोल्स प्रोड्यूस हो गए, तो एंड में 1/14 मोल्स ऑफ अमोनिया वुड बी देयर, ठीक है। तो इससे आपका अमोनिया के मोल्स आ गए, ठीक है। नाउ वैसे तो अब हाइड्रोजन गैस के बारे में कुछ पूछा नहीं है, बट लेट मी आल्सो डू द एनालिसिस ऑफ हाइड्रोजन गैस एज वेल। सो यहाँ पर नोटिस करना, लिमिटिंग रिएजेंट also decides the amount of excess reactant consumed, ठीक है। दिस इज समथिंग विच अगेन द लिमिटिंग रिएजेंट विल ओनली डिसाइड। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, N2 और H2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। आप नोटिस करोगे कोएफिशिएंट्स देखो, यहाँ पर N2 का कोएफिशिएंट 1 है एंड H2 का कोएफिशिएंट 3 है, यानी कि 1 मोल ऑफ N2 3 मोल ऑफ H2 को कंज्यूम कर रहा है। तो अभी इस केस में जहां पर 1/28, ठीक है, ये अगेन एज यू कैन सी 1/28 मोल्स ऑफ N2 कंज्यूम हो रहा है, तो उससे कितना मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस होगा, मैं वापस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ एंड देन आई कैन गेट माई आंसर, ठीक है। इसको मैं वापस से यहाँ पर लेके आ सकता हूँ। सो दिस विल बी -3/28, ठीक है। ये रेशियो मैंने जो यहाँ पे निकाला, इसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेट मी जूम आउट अ बिट मोर, ठीक है, ये समझ में आया। तो अब मेरे पास H2 कितना बचेगा, ठीक है, H2 कितना बचेगा, 3/2 इनिशियली था एंड 3/28 कंज्यूम हो गया है। तो इनिशियल माइनस कंज्यूम्ड विल गिव मी द आंसर टू व्हाट इज लेफ्ट, राइट। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई कैन देन कैलकुलेट। ये समझ में आया आपको किस तरीके से हमने एक्सेस रिएक्टेंट का भी एनालिसिस करा। माइनस साइन इज फॉर रिएक्ट, प्लस साइन इज फॉर प्रोड्यूस्ड। तो ये मेरा एनालिसिस कंप्लीट हुआ। अब जो भी डेटा पूछा है उसका मैं आंसर कर दूंगा। अब मुझे एक्चुअली अमोनिया का मास पूछा था, तो मैं आंसर यहाँ पे लिख दूंगा। आंसर क्या था, आंसर वाज मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। सो मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड विल बी 17 into moles of ammonia produced. So 17 into 1/14 grams will be my answer, ठीक है। Now is this clear? एक बार वापस से मैं जूम आउट कर देता हूँ एंड आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ एनालिसिस कैसे हो रहा है, ठीक है। स्टेप 1 आप बैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे। स्टेप 2 you will calculate the moles of the reactants that are produced, and then step 3 and step 4 में you will check if it is a case of limiting reagent by calculating something called as stoichiometric ratio, which is mole upon coefficient. अगर सेम नहीं आ रहा है ये डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट के लिए, तो ये केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट है, एंड उनमें से जो छोटा है, लीस्ट वैल्यू है स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो का, वो रिएक्टेंट आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। नाउ based on this, अब स्टेप 5 पे आप वर्क करोगे। स्टेप 5 is something which is now quite crucial. You perform mole analysis, and based on that mole analysis you do the
कैलकुलेशन ऑफ कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, कितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा। एंड उसमें ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट पहले पूरा कंप्लीटली कंज्यूम होगा, एंड लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा एंड एक्सेस रिएक्टेंट कंज्यूम होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है स्टार्ट रिएक्टेड प्रोड्यूस वाला, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर फॉलो करा है। ठीक है, सो अब एक दो और एग्जांपल्स करते हैं इन विच यू टेक एन अटेम्प्ट एट सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड ट्राइंग टू गेट एन आंसर। ठीक है, सो सेम लाइंस पे सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, ताकि इट बिकम्स रिलेटिवली इजी फॉर यू टू वर्क विद। हाँ, अब यहाँ पे ओके, तने का क्वेश्चन है सर हाउ इज द मास कंजर्व्ड। तो मास कंजर्व कैसे हो रहा है, यहाँ पर नोटिस करना, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिएक्ट का स्टेटमेंट होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट है मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। दैट इज एक्चुअली द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहां पर आप नोटिस करना ना, N2 भले ही पूरा कंज्यूम हो रहा है, बट H2 तो पार्शियली कंज्यूम हुआ ना। तो आप जितना इनका टोटल आया जो कि कंज्यूम हो रहा है, वो आप कैलकुलेट करके देखो, वो आपको अमोनिया प्रोड्यूस के मास के बराबर मिलेगा। ठीक है, और यू कैन काइंड ऑफ चेंज द स्टेटमेंट एज मास ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली is equal to mass of product formed plus mass of reactant left। इस तरीके से आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा अपना स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हेन यू हैव अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, एनीवेज let me come to this example which I was talking about। ये अब आप लोग खुद से ट्राई करो एंड यही स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी फॉलो करना। ठीक है, जो मैंने अभी बताई आपको। 6 moles of each X and Y undergo the following reaction or undergo a reaction। ठीक है, undergo a reaction to give X3Y4। ठीक है, रिएक्शन आप ही लिखो। डिटरमाइन द मोल्स ऑफ X3Y4 formed एंड एक और थोड़ा सा इसमें ट्रिकी पार्ट पूछ लेता हूं मैं, परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट रिएक्टेड। ठीक है, सो आई विल अगेन एक्सप्लेन द मेथोडोलॉजी कैसे करना है यूजिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो टेक एन अटेम्प्ट बाय योर साइड एंड देन विल डिस्कस। आदित्य आपका आंसर सही नहीं है, समन्वय का भी आंसर सही नहीं है, सर्वक्ष का आंसर सही है, जहन का भी आंसर सही है, नहीं एनरिको, अरूप, मानस, प्रत्युष गलत आंसर है, कव्य का सही है, अथर्व का सही है, श्रेयस का सही है। 1.5 माइल्स तो आंसर नहीं है, मोल्स है बट ठीक है। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे लिए काइंड ऑफ डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि एक साथ बहुत सारे आंसर आ गए हैं, तो सब वो ऊपर स्क्रॉल होके चले गए। बट या लॉट ऑफ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर्स। श्रेयस, गलत आंसर को 10 बार लिखने से सही नहीं हो जाएगा।
हाँ, ये आदित्य का सेकंड पार्ट का आंसर भी सही है, सर्वक्ष का भी सही है सेकंड पार्ट का आंसर। राइट, सो कुछ स्टूडेंट्स का आ गया है। आई विल गिव द आंसर हियर दैट दिस इज 1.5 मोल and this percentage excess reactant reacted is 75%. These are the correct answers. बाकी लोग जिनका नहीं आया है, I am giving you 1 more minute to figure out what mistake you made and then try to get the correct answer. All right. Now let me solve the question. I'll again go in a slower manner, step by step explain करूंगा वापस से the methodology. So step 1 was writing balanced equation. So x plus y से x3 y4 बन रहा है, तो balanced equation क्या हो गया? 3x plus 4y is giving x3 y4. ठीक है, this becomes your balanced equation. Now second step was to figure out the moles. इस केस में तो डायरेक्टली दिया हुआ है, दोनों के 6 moles each हैं, दोनों reactant के. Then next thing was to calculate stoichiometric ratio. Stoichiometric ratio यहाँ पर क्या है? 6/3 and यहाँ पर है 6/4 moles upon coefficient. Now they are not equal. ठीक है, this means that it's a case of limiting reagent and as you can see इन दोनों में smaller कौन है? इन दोनों में छोटा y है, so y will be our limiting reagent. ठीक है, तो ये पहले 4 steps हो गए. अब हमें एनालिसिस पे आना है, तो अब एनालिसिस पे ध्यान से वापस से फोकस करना. मैं दोबारा से लिख देता हूँ. 3x plus 4y is giving x3 y4 एंड हमारा फॉर्मेट रहेगा स्टार्ट, रिएक्टेड, प्रोड्यूस्ड एंड एंड. इसके 6 मोल्स हैं, इसके भी 6 मोल्स हैं. स्टार्टिंग में x3 y4 कुछ है ही नहीं. ठीक है, हमें ये पता पड़ चुका है दैट y लिमिटिंग रिएजेंट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट को पूरा कंज्यूम कर देंगे. लिमिटिंग रिएजेंट गेट्स कंज्यूम्ड कंप्लीटली, तो ये -6 एंड में हो जाएगा 0. ठीक है, तो ये तो y का एनालिसिस कंप्लीट हुआ. अब y से ही डिसाइड होगा x3 y4 कितना प्रोड्यूस होगा. तो एज यू कैन सी द कोएफिशिएंट्स, यहाँ पर 4 है एंड यहाँ पर 1 है. तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है दैट y के 4 मोल से x3 y4 का 1 मोल बन रहा है. तो अगर 6 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, राइट, अगर 6 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं y के, तो कितना x3 y4 बनेगा ये आप वापस निकाल के बता सकते हो. योर आंसर कम्स आउट टू बी दिस इज +6/4 और यू कैन से 1.5 मोल्स. ठीक है, तो ये तो आपका पार्ट ए का आंसर हो गया. अब पार्ट बी में आपको एक्सेस रिएक्टेंट के ऊपर पूछा जा रहा है, राइट. तो एक्सेस रिएक्टेंट के ऊपर भी आप वर्क करोगे. एक्सेस रिएक्टेंट यानी कि x है और y, इनके बीच का रिलेशनशिप वर्कआउट करते हैं अपन. ठीक है, सो यहाँ पर नोटिस करना x और y के बीच का रिलेशनशिप कैसा है. इनके कोएफिशिएंट देखोगे तो 3 मोल ऑफ x 4 मोल ऑफ y को कंज्यूम कर रहा है, राइट. तो अभी अगर मैं 6 मोल्स x के कंज्यूम कर रहा हूँ, तो उससे कितना x कंज्यूम होगा वापस से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ. सो ये माइनस साइन क्योंकि यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, इट विल बी 3/4 into 6 which is actually -4.5. ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ x that gets consumed. तो एंड में कितना बचेगा? 6 इनिशियल था, 4.5 कंज्यूम हो गया, तो ये कितना रहेगा? एंड में 1.5 बच जाएगा. ठीक है,
ये समझ में आया? सो इसके बेसिस पर, ठीक है, अब आई कैन आंसर द क्वेश्चन। थोड़ा सा इंग्लिश डिसाइफर करना पड़ेगा। परसेंटेज एक्सेस रिएक्टेंट रिएक्टेड, तो ये एक्सेस रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर? बेसिकली परसेंटेज ऑफ एक्स पूछ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज एक्स वाज द एक्सेस रिएक्टेंट, तो परसेंटेज ऑफ एक्स रिएक्टेड ये क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ एक्स कंज्यूम्ड या रिएक्टेड अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ एक्स, राइट। सो इनिशियल मोल 6 हैं और यहाँ पर कंज्यूम 4.5 मोल्स हुए, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 75%, ठीक है। Now, okay, Aditya is asking an interesting question. Sir, this was very long. How did some students immediately got the correct answer? See, ये बाकी के स्टूडेंट्स ना आपको इंटिमिडेट कर रहे हैं। इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फाउंडेशन कोर्स करके ये कॉन्सेप्ट पढ़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। So they have practiced enough. But trust me, you yourself will find that you will be able to get to the same speed or in fact better than that. Give it some time. ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, you yourself will be able to do it pretty fast. All right. So, all right. तो ये क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी है, आपको फॉलो करनी है। मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा फॉर यू टू यू नो गिव द आंसर अगेन, ठीक है। आराम से टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है अभी। ऑल राइट, नाउ ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन कर देता हूँ, बस इसमें एक छोटा सा एक न्यूअर सा एस्पेक्ट है जो कि देखना। सो रिएक्शन है यहाँ पर आपके सामने, बैलेंस्ड इक्वेशन मैंने लिख दिया है। एक a plus 2b plus 3c is giving 4d, ठीक है। ये कोई बैलेंस्ड इक्वेशन है, abc रिएक्टेंट है और d प्रोडक्ट है, ठीक है। इफ वी मिक्स 1 mole of a, 2 moles of b and 4 moles of c, then determine moles of d produced. ठीक है, सिंपल है एकदम, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। मेनी स्टूडेंट्स आर या एबल टू गिव द करेक्ट आंसर, ठीक है। 4 मोल्स प्रोड्यूस होंगे डी के, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करा? इस केस में नोटिस करना what I wanted to highlight, ठीक है। आंसर एक्चुअली हाईलाइट करना was not the main objective of this question. I wanted to highlight something else. तो यहाँ पे नोटिस करना, A का 1 मोल है, B के 2 मोल है और C के 4 मोल है। तो अगर मैं स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये 1/1 आएगा, ये 2/2 आएगा एंड ये 3/4 आएगा, ठीक है। ये दोनों तो बराबर है, बट दिस इज C दैट इज नॉट इक्वल। तो अगर एक भी इक्वल नहीं होगा तो ये केस ऑफ, और सॉरी ये 3/4 नहीं, 4/3 मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट होता है। अगर इनमें से एक भी इक्वल नहीं है तो ये केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। अच्छा, अब लिमिटिंग रिएजेंट इस केस में आप नोटिस करोगे तो बोथ ए एंड बी आर लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। मल्टीपल लिमिटिंग रिएजेंट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर नोटिस करना, एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू ए या बी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू ए और बी विल यील्ड सेम आंसर्स, ठीक है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि कोफिशिएंट देखोगे तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 4 है। तो आप ए से एनालिसिस करोगे
तो ए के भी 1 मोल से 4 मोल डी बनेगा एंड बी के 2 मोल से भी 4 मोल डी बनेगा। ठीक है, ए के भी ए मोल से 4 मोल डी बन रहा है एंड बी के भी 2 मोल से 4 मोल डी बनेगा। सो दिस वाज समथिंग विच वाज pretty straightforward. On how we are going to do this. Just जो मैं आपको एक बताना चाह रहा था फैक्ट ये था कि अगर मल्टीपल लिमिटिंग रिएजेंट भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी एक के हिसाब से भी एनालिसिस कर लो, आपका आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, हाँ इसमें मतलब क्योंकि सिंपल यूनिटरी मेथड लग गया ना, ये देखो आप, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये ए से डी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा एंड बी से डी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, ऑल राइट। अब थोड़ा सा एक और ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा, लेट्स सी। अगर आप सेम स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करोगे तो भी आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। सो क्वेश्चन लिखते हैं एक बार। यू हैव जस्ट 1 सेकेंड गाइज। हाँ, ओके। 1 ग्राम ऑफ कार्बन combines with 2 grams of sulfur। ठीक है, मैंने से सल्फर तो आप जस्ट एस ले लेना। ठीक है, टू गिव कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, CS2। ठीक है, नाउ डिटरमाइन द percentage purity, or in fact before determining the percentage purity the question would be determine the mass of CS2 produced, carbon disulfide CS2 produced, and its percentage purity in reaction mixture। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। हाँ, सल्फर का एटॉमिक वेट मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो पता होना चाहिए आपको। एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32। ठीक है, हाँ और कुछ भी इम्प्योरिटीज नहीं है, बस यही सब जो दिया हुआ है उतना इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में। ट्राई करो। ए पार्ट का आंसर आ जाता है तो फिर बी पार्ट के ऊपर वर्क। ठीक है,
I am already getting some answers. Good. ठीक है, कुछ कुछ के आंसर गलत भी है, मैं एक बार आंसर बता देता हूँ, फिर आप बताना मुझे. सो मास का करेक्ट आंसर आएगा समथिंग 76/32. ठीक है, 76/32, और which you can write it as 19/8, or you can in decimals write it to be, कितना हो जाएगा ये, 2.3 समथिंग, 2.375. ये आपका मास का आंसर रहेगा. देन परसेंटेज प्योरिटी का आप डिटरमाइन करो. अच्छा, गिव मी 1 सेकेंड गाइज, लेट मी जस्ट स्टॉप द स्क्रीन शेयर. मेरे को एक बार इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, वन नोट को. जब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो. ऑल राइट, सो परसेंटेज प्योरिटी का आंसर, ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन. हाँ, सो परसेंटेज प्योरिटी का आंसर is something which comes out to be around 79%. ठीक है, अराउंड 80% भी चलेगा. ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ऑब्जर्व करना. वही सेम स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया. ठीक है, हाउ यू हैव टू डू इज in the same manner that we just did. Step 1, balanced equation लिखो. Carbon plus sulfur is giving CS2, right? So you have
देन मास दिया हुआ है आपको, तो उससे आप मोल्स निकालो। मास इसका 1 ग्राम है, इसका 2 ग्राम्स है, तो आप मोल्स निकालोगे तो ये 1/12 आ जाएगा, एंड ये 2/32 विच इज 1/16। नाउ वंस यू गेट द मोल्स, ठीक है, वंस यू गेट द मोल्स, देन based on that calculate the stoichiometric ratio। ठीक है, stoichiometric ratio कितना रहेगा, 1/12/1 and 1/16/2। डेफिनेटली दे आर नॉट इक्वल, इनमें से जो छोटा है, राइट, दैट इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, नाउ once this is now clear, अब हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। सो वापस से इक्वेशन लिख लेते हैं, C+2S is giving CS2, ठीक है, एंड यहाँ पर the mass, in fact moles in the start is actually 1/12 and 1/16। कार्बन डाइसल्फाइड है ही नहीं, देन रिएक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड करना है। सो रिएक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड में as you know sulfur is the limiting reagent, so what will happen is sulfur पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, 1/16 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे उसके, एंड इन द एंड sulfur will be not present। now अब इसके बेसिस पे अब आप आगे क्वेश्चंस का आंसर करो। when you look at carbon disulfide, so सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड के बीच में रिलेशनशिप नोटिस करना। सल्फर कोफिशिएंट देखो, इसके 2 है, इसका 1 है, राइट। सो अगर 1/16 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं तो कितना कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा, दैट इज समथिंग दैट यू कैन अगेन कैलकुलेट। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा दैट दिस विल बी 1/32 प्लस साइन के साथ, क्योंकि प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो इन द एंड कार्बन डाइसल्फाइड के 1/32 मोल्स आएंगे। Okay, now when you talk about the mass of carbon disulfide, so this implies mass of carbon disulfide will be equal to the moles 1/32 into the molecular weight। so molecular weight कितना है इसका, 76। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा जो अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, दैट 76/32, और यू कैन गेट अस 2.375 ग्राम्स। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पार्ट तो काफी स्टूडेंट्स का आ गया था, ठीक है। सेकेंड पार्ट का आंसर ऑब्जर्व करना, दैट व्हाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CS2 in reaction mixture। Okay, the reason why we are talking about the percentage purity of carbon disulfide is because of the fact that you have CS2 जो कि प्रोड्यूस हो गया है, बट यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो कार्बन एक्सेस में था ना, कार्बन बच जाएगा, कार्बन will also be part of the reaction mixture। So percentage purity of CS2 will be mass of CS2 upon mass of reaction mixture into 100%, and mass of reaction mixture जो denominator है that is actually mass of CS2 plus mass of carbon that is left।
ठीक है। नाउ अब यहाँ पे नोटिस करना, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू रादर देन, मतलब एक तो ये तरीका है कि मैं यहाँ पर पूरा कार्बन का कैलकुलेशन भी करूँ, डिटेल्ड एनालिसिस करूँ और फिर आंसर दूँ। अब रादर देन गेटिंग इनटू दैट डिटेल, मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूँगा, एंड आई विल यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आई कैन गेट दैट जो मास है वो तो 3 ग्राम्स ही रहेगा टोटल। इनिशियल 3 ग्राम्स लिया था तो फाइनली भी 3 ग्राम्स रहेगा। अब वो 3 ग्राम्स में कुछ प्रोडक्ट बना है और कुछ रिएक्टेंट बचा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द answer of percentage purity, which comes out to be around 80%, or you can say 79 point something percent, ठीक है। सो आई होप ये वाला एक्सप्लेनेशन अब आपको समझ में आया है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट जो है परसेंटेज प्योरिटी वाला, परसेंटेज प्योरिटी वाला क्या है? मास ऑफ CH2 अपॉन मास ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। अब जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें आप नोटिस करो ना, आप स्टार्टिंग में अपन क्वेश्चन में देखेंगे तो 1 ग्राम कार्बन था एंड 2 ग्राम सल्फर था, तो 3 ग्राम से अपन ने स्टार्ट किया ना। तो अब आप रिएक्शन के थ्रू आउट, अगर आप इन बिटवीन रिएक्शन भी एनालाइज करोगे या आफ्टर द रिएक्शन भी एनालाइज करोगे, ये टोटल मास चेंज नहीं होगा, ये टोटल मास 3 ग्राम्स ही रहेगा। तो इवन इन द एंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड बचेगा एंड यहाँ पे कार्बन भी बचेगा ना, कार्बन डाइसल्फाइड प्रोड्यूस होगा और कार्बन बचेगा, इनका मास टुगेदर हैज टू बी 3 grams only. That is what I use in the denominator, ठीक है। I could have rather done the calculation by calculating the mass of carbon as well, but उसमें थोड़ा सा टाइम और लग जाता, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, अब धीरे धीरे हम लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। सो लेट मी डू one more question. In fact, I'll do 2 more questions, and this time I will try to combine more and more concepts together. जैसे यहाँ पर आपने नोटिस करा दैट मैंने लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट के साथ में परसेंटेज प्योरिटी का भी कॉन्सेप्ट कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो हम ऐसे ऐसे धीरे कॉन्सेप्ट्स कंबाइन करके क्वेश्चंस को डिफिकल्ट करेंगे। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व करना, विच इज सीरीज रिएक्शन, ठीक है। सीरीज रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, स्टेप बाय स्टेप, मतलब रिएक्शन एक के बाद होता जा रहा है एंड उसमें आपको एनालिसिस करना है। सो काफी सिंपल ही रहता है, समथिंग सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन। एक एग्जांपल देता हूं, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा। सो यू हैव say one reaction A plus 2B is giving 3C plus 4D, ठीक है। ये एक रिएक्शन हो गया। अब यहाँ ऊपर से जो D प्रोड्यूस हो रहा है उससे E बन रहा है, ठीक है। वो डिकम्पोज हो रहा होगा, कैसे तो हो रहा है हमें नहीं पता कि ये कंपाउंड क्या क्या है, मैंने तो बस शॉर्ट में ABCD लिख दिए। एंड जो E बन रहा है वो एक F के साथ में कंबाइन होकर G भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सीरीज ऑफ रिएक्शंस हो गए। अभी तक के क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि मैं एक बार में एक ही रिएक्शन का डिस्कशन कर रहा था, अब मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाया है और मल्टीपल रिएक्शंस को एक साथ एनालाइज करने के लिए बोल रहा हूँ। तो अब नोटिस करना क्वेश्चन कैसा रहेगा। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ A आर रिक्वायर्ड टू reduce 1 mole of G, ठीक है।
अभी बस इतना सा आपसे पूछा जा रहा है, राइट। अर्णव का सही है, देवांश गलत है, स्मृति का सही है, आदित्य का सही है, श्रीनाथ का सही है, अभिषेक का गलत है। नहीं श्वेता, तुम्हारा भी सही नहीं है, अंशुल का भी सही नहीं है, प्रत्युष का भी सही नहीं है, श्रेयांश का सही है, सोहम का सही है, राजीव गलत, सिद्धार्थ गलत, जायद सही है, ऋषभ गलत है। ठीक है, मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है कोप अप करना बट या सम ऑफ यू आर एबल टू गिव द करेक्ट आंसर। right, the correct answer is actually 1/16। ठीक है, and again don't worry, some students are going to be able to give the answers fast, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, they might have you know done this question before or they might have practiced a lot, उसकी वजह से भी उनको ये चैप्टर में स्पीड है। ठीक है, so don't worry, you will understand। मैं ऐसा आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ ऑब्जर्व करना कैसे हम लोग इस क्वेश्चन में मूव करेंगे। सो आप मल्टीपल तरीके से मूव कर सकते हो। ठीक है, यू कैन गो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड और यू कैन गो फ्रॉम एंड टू स्टार्ट, दोनों तरीके पॉसिबल है, बोथ वेज आर गुड इनफ फॉर यू टू वर्क विद। नाउ मैं स्टार्ट से एंड की तरफ जाता हूँ। ठीक है, लेट मी गो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, इट विल बी समथिंग बेटर व्हेन आई गो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, अदरवाइज एंड से स्टार्ट भी जाओगे तो भी आपका सिमिलर स्पीड से सेम आंसर आ जाएगा। सो आई विल स्टार्ट विद सेइंग दैट लेट द मोल्स ऑफ ए बी एक्स। ठीक है, अब आप नोटिस करना, पहला रिएक्शन है आपके सामने, a plus 2b is giving 3c plus 4d। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब इस केस में मैं एनालिसिस करता हूं, a के अगर x मोल्स हैं तो d के कितने बनेंगे। एज यू कैन सी कोफिशिएंट्स हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर आ जाएगा d के 4x मोल्स बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं अगली रिएक्शन पे आ जाता हूं, दैट d से 2e बनना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉमन केयरलेस मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स ऑफन करते हैं, तो उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। व्हाट सम स्टूडेंट्स माइट डू इज सर पहली रिएक्शन में 4d लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरी रिएक्शन में d लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर d के मोल्स x से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पहली रिएक्शन में 4 कोफिशिएंट था और 4x मोल्स निकाले थे, तो नेक्स्ट इक्वेशन में क्योंकि कोफिशिएंट 1 है तो मैं मोल्स को भी इंस्टेड ऑफ 4x x कर देता हूं, ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, यहां पर जो कोफिशिएंट्स का यूज है दैट इज समथिंग व्हिच हेल्प्स व्हाइल डूइंग एनालिसिस विद इन रिएक्शन। कितने मोल से कितना मोल बनेगा वो अब विद इन रिएक्शन जब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करोगे तब कोफिशिएंट्स काम आते हैं। ठीक है, ऐसा आप अक्रॉस रिएक्शन जा रहे हो, एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन जा रहे हो। ठीक है, लेट मी कॉल इट अक्रॉस रिएक्शन। Across reaction, coefficients do not play a role। ठीक है, this is a very common careless mistakes which students make। यहां पर फर्स्ट रिएक्शन में जो भी डी प्रोड्यूस हुआ है आप पूरा का पूरा उठाकर सेकेंड रिएक्शन में यूज करो। ठीक है, ट्राई टू विजुअलाइज इट, मतलब एक रिएक्शन चेम्बर है, उसमें जो भी डी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, जितना भी डी प्रोड्यूस हुआ वो आप अगले रिएक्शन में यूज करने जा रहे हो ना, तो मैं सीधे सीधे उसके मोल्स 4x ही लिखूंगा ना। मैं ये थोड़ा ना करूंगा कि अगले रिएक्शन में उसके मोल्स कम ज्यादा कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो तो विद इन अ रिएक्शन हमें कोएफिशिएंट्स का यूज करना होता है। ठीक है, तो नाउ
अब मैं सेकंड रिएक्शन का एनालिसिस करता हूँ। सेकंड रिएक्शन में कोफिशिएंट देखना, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 2 है, तो वापस से क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, आई विल गेट ई के कितने मोल्स बन रहे हैं यहाँ पर, आई विल गेट द आंसर एज 8x। ठीक है, आई विल गेट द आंसर एज 8x। ओके, नाउ अब अगले रिएक्शन की तरफ मूव करो। अगला रिएक्शन क्या है, E प्लस एफ। ठीक है, E प्लस एफ इज गिविंग यू 2G। तो वापस से E का जो अमाउंट है उसमें कोई चेंज मत लेके आओ। E का जो अमाउंट है वो एज इट इज 8x यूज करो। ठीक है, okay, so I am being asked the question, how do we know that all the moles are going in the reaction? आपको कुछ और इंफॉर्मेशन मिली है क्या क्वेश्चन में, टू डिसाइड हाउ मच इज गोइंग इन द नेक्स्ट रिएक्शन? क्या ऐसा लिखा हुआ है कि पहले रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में बीच में कंपाउंड लीक हो गया, कुछ इधर स्पिल हो गया, कुछ उधर हो गया? अगर ऐसा नहीं लिखा है तो फिर क्यों कॉम्प्लिकेट करना चाहते हो? जितना बना है उसको अगले रिएक्शन में लेके जाओ। नाउ 8x is the moles of E that are being produced। तो अब यहाँ पर इनके कोफिशिएंट्स नोटिस करो, 1 and 2 हैं, तो वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा दैट G के लिए 16 मोल्स, और सॉरी 16x मोल्स बनने चाहिए। ठीक है, एंड नाउ गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन इज दैट मोल्स ऑफ G is equal to 1, that means 16x is equal to 1, so you'll get the answer of x is equal to 1 by 16. That is what you should have started with the moles of A. Now notice करना इस question में, मैं zoom out कर देता हूँ थोड़ा सा। What I have done is I have gone from start to end। आप उल्टा भी जा सकते हो, it's not a problem, you will get the same answer। ठीक है, it is something as per your comfort, जैसा भी आपको feel हो। ठीक है, now so ऋषभ पूछ रहा है how are the moles of G equal to 1? ऋषभ इंग्लिश। ऑल राइट, सो ये तो था सीरीज रिएक्शन का पार्ट। ठीक है, अच्छा अब लेट्स से मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर टफ बनाना चाहूँ, ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन का हमारे पास स्कोप है, तो लेट्स सी इफ यू आर एबल टू फिगर आउट दिस। सो सेम रिएक्शंस लेता हूँ मैं। ठीक है, लेट मी टेक द सेम रिएक्शंस। A plus 2B is giving 3C plus 4D। ठीक है, D is giving E, and in fact D is giving 2E, sorry, then E plus F is giving 2G। ठीक है, and इस बार the question is if we mix 1 mole each of A, B and F, ठीक है, then determine the moles of G produced।
ठीक है, काफी स्टूडेंट्स ने आंसर दिए हैं, ठीक है। नाउ लेट मी पॉइंट आउट द फर्स्ट केस और फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर। क्वेश्चन में कभी लिख के नहीं आएगा दैट इट इज अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। यू हैव टू आइडेंटिफाई if it's a case of limiting reagent or not, ठीक है। This is something which has to become a part of your problem solving approach, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन में कभी लिख के नहीं आएगा कि देखो इसमें ये लिमिटिंग रिएजेंट है, उसके हिसाब से सॉल्व करो। सो अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना किस तरीके से एनालिसिस रहेगा। तो a प्लस 2b is giving 3c plus 4d, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी स्टार्ट में इन दोनों के 1 मोल ईच है, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो तो ये 1/1 एंड ये 1/2 हो जाएगा, डेफिनेटली नॉट इक्वल, मतलब बी आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा फास्ट करके बता दिया दैट बी यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा, जब हम एंड ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मैं सीधे एंड पे आ रहा हूँ, तो बी पूरा कंज्यूम हो जाएगा और बी से कितना डी प्रोड्यूस होगा वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि 2 मोल से 4 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक से यू विल गेट एन आंसर दैट 2 मोल्स विल बी गेटिंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है। थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, डी से ई बन रहा है, ठीक है, डी से 2e बन रहा है। तो डी के अगर इसमें तो एक ही रिएक्टेंट है तो इसमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये सिंपली आपका ई का आंसर आ जाएगा 4 मोल, ठीक है। सिंपल सिंपल एनालिसिस हो गया। डी के 1 मोल से 2 मोल मिल रहे हैं तो 2 मोल से ई के 4 मोल मिल जाएंगे। अच्छा, अब जब आप नेक्स्ट रिएक्शन एनालाइज करोगे जहां पर E प्लस एफ गिविंग 2G है, तो उसमें E के 4 मोल हैं एंड F का तो 1 ही मोल है, ये तो रिएक्शन में डेटा गिवन है। तो यहाँ पे अब आप नोटिस करोगे तो F कम्स आउट टू बी द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट एज यू कैन सी F का कम है, तो हमारा अब आंसर F के हिसाब से होगा दैट एंड में F पूरा कंज्यूम हो जाएगा एंड उससे कितना G बनेगा विच यू कैन क्विकली सी। E से मतलब नहीं रहा क्योंकि E तो एक्सेस रिएजेंट हो गया, 1 से 2 मोल बन रहा है, तो यू विल गेट योर आंसर दैट G is going to be formed as 2 moles, ठीक है। दैट इज योर आंसर। तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट विच कंबाइन्स सीरीज प्लस लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अगेन जैसा मैंने आपको बताया, कह के नहीं आएगा, इफ इट्स द केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट आप ही को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो दैट इज द क्रूशियल पार्ट, ठीक है। ऑल राइट, सो आई थिंक दिस इज समथिंग सफिशिएंट फॉर टुडेज लेक्चर। अब इसके आगे का जो होमवर्क है वो मैं आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट we will be able to answer the मैं इनफैक्ट बुकलेट के एक्सप्लेनेशंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, द वंस व्हिच आर होमवर्क दैट आई गिवन द लास्ट क्लास एंड जो मैं आज आपके साथ दूंगा वो भी, ठीक है। ऑल राइट, एंड आई विल कीप यू अपडेटेड अबाउट द टेस्ट पार्ट, डोंट वरी अबाउट इट। एज आई सेड आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पहले से आप लोग ट्रबल मत हो, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू गाइज, आई विल स्टॉप द शेयर नाउ।